वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी एंड पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड एब्रिविएशंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये पेडागोजी एमसीक्यूज सीरीज़ का पार्ट 8 है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिनको आप कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख भी सकते हैं और उन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन्हीं वीडियोस का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ इसी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और इसका पासवर्ड आपको आगे इसी वीडियो में जाके देने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, पासवर्ड को अपने पास सेव कर रखिएगा और वीडियो को एक्सप्लेनेशन के साथ देखने के बाद इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिएगा। हमारे सपोर्ट के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस का फ्री पीडीएफ के साथ आप तक नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इसके अलावा आप कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, ना सिर्फ पेडागोजी के बल्कि इंग्लिश और भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस वगैरह के वीडियोस भी देख सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं नंबर 1 से। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम KU से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसे कहते हैं? द फाउंडेशनल लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वेयर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिकॉल एंड कंप्रहेंड इंफॉर्मेशन। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का एक फाउंडेशनल लेवल है, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जिनके पास जो नॉलेज होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो उन्होंने कुछ नॉलेज गेन किया हुआ होता है, उसको इस तरह याद किया जाता है या इस तरह वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, कंप्रहेंड कर देते हैं जो कि स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो इसको नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ तो नॉलेज को जो अंडरस्टैंड किया जाता है तो फिर लॉन्ग लॉस्ट मेमोरी में चले जाते हैं। नंबर 2, कंप्रहेंशन, जिसको COB लिखा जाता है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट्स। वो एबिलिटी जिसके तहत जो नॉलेज हो, जो इंफॉर्मेशन हो, जो आइडियाज़ हो, जो कंसेप्ट्स हो, वो या उसकी जो मीनिंग है या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी जो तफसीलात होती है, वो उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। उस अंडरस्टैंडिंग के एबिलिटी को कंप्रहेंशन कहा जाता है। नंबर 3 में है एप्लीकेशन, जिसको APB रिप्रेजेंट किया जाता है। द कैपेसिटी टू यूज़ नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और अप्लाई देम इन रियल लाइफ सिचुएशंस। वो कैपेसिटी जहाँ पर नॉलेज को यूज़ किया जाता है रियल लाइफ के जो सिचुएशन होते हैं उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो पेडागोजी में जो सीखने और सिखाने का अमल होता है, जो टीचिंग एंड स्टूडेंट्स के माबैन जो ताल्लुकात होते हैं, जो क्लासरूम और स्कूल में जो इन्वायरमेंट होती है, वहाँ पर जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती है, जिस जिस प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे होते हैं, वो उसको सॉल्व करने के लिए जो प्रिंसिपल्स या जो नॉलेज होते हैं उसको यूज़ करने की कैपेसिटी को एप्लीकेशन कहते हैं। नंबर 4, एनालिसिस, जिसको AN से रिप्रेजेंट किया जाता है। द स्किल ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स टू एग्जामिन रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स। जहाँ पर मुश्किल से मुश्किल और बड़े से बड़े इंफॉर्मेशन को उसके छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया जाता है या उसको इस तरतीब से रखा जाता है जहाँ पर इसको एग्जामिन करना, उसकी एग्जामिनेशन करना, उसकी एनालिसिस करना, उस महारत से उसको एनालिसिस कहते हैं। नंबर 5, सिंथेसिस। सिंथेसिस, द एबिलिटी टू combine elements or ideas to create something new or original। मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास आइडियाज़ हो सकती है या कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, उससे एक न्यू या ओरिजिनल कुछ भी बना लेते हैं। वो आइडिया भी बना सकते हैं, उससे हम न्यू इन्फॉर्मेशन भी बना सकते हैं या उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कोई और चीज़ बना के। तो इसको सिंथेसिस कहा जाता है। नंबर 6, इवैल्यूएशन, EV जिसे हम कहते हैं, द कैपेबिलिटी टू assess the value
importance or quality of information or ideas. पेडागोजी में जो एवाल्यूएशन हम कहते हैं, ये हम उस वैल्यू को या किसी भी जो आइडिया होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, उसको मालूम करने के लिए जो कैपेबिलिटी होती है, उसको हम एवाल्यूएशन कहते हैं। आगे जाने से पहले, नंबर 7 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आप तक बर वक्त मिल सके। नंबर 7, क्रिटिकल थिंकिंग, CR, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड जजमेंट्स। वो प्रोसेस या वो तरीक़ाकार जहाँ पर हम एक अच्छे तरीके से या तो जजमेंट कर लेते हैं या डिसीजन बना लेते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन से, या उसको एवालुएट करने के बाद या उसको एनालाइज करने के बाद उस पर काफ़ी डिबेट या थिंक करने के बाद, थिंकिंग से मुराद उससे उस पर सोच और गौर करना इस तरीके से कि उससे हम कुछ अखज़ कर सकें, कुछ नतीजा हम दे सकें, उस प्रोसेस को हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। नंबर 8, क्रिएटिव थिंकिंग, जिसको हम CE कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क करना ज़रूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। द एबिलिटी टू जनरेट न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़, सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स। आप क्रिएटिव थिंकिंग, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ बनती है या इनोवेशंस जो होती है वो क्रिएटिव थिंकिंग से ही होती है। मतलब कि जो चीज़ें हमारे पास सामने आती है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या कोई आइडिया हो या कोई ना कोई सलूशन हो या किसी मसले का इस तरीके से हल हो जो कि थ्योरी पे बेस्ड हो, लेकिन वहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग ज़रूरी होती है, तो उस एबिलिटी को, उसके जनरेशन को क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। नंबर 9, मेमोरी, जिसको हम MM कहते हैं, द कैपेसिटी टू रिकॉल एंड रिटेन इंफॉर्मेशन इन द माइंड। मेमोरी, हम सबको पता है कि हमारे माइंड में मेमोरी रहती है। किसी के पास लॉन्ग लास्टिंग एबिलिटी होती है तो किसी के पास शॉर्ट मेमोरी होती है। इसको मतलब कि जब हम इंफॉर्मेशन हो या नॉलेज हो या किसी किस्म की भी आइडिया वगैरह हो, वो हम अपने जहन में रख सकते हैं। तो उसको रखना मतलब कि रिटेन करना और उसको बवक्त ज़रूरत रिकॉल कर देना, याद कर देना, हम उस कैपेसिटी को मेमोरी कहा जाता है। नंबर 10, अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम UN से रिप्रेजेंट करते हैं, द comprehension ऑफ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट। कुछ इंफॉर्मेशंस या कुछ ऐसी आइडियाज़, कुछ ऐसे तसव्वुरात जिसको हम सही तरीके से, मतलब कि उसकी जो रियल सेंस होती है उस तरीके से उसको हम कंप्रहेंड कर देते हैं, अंडरस्टैंड कर देते हैं, इसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। नंबर 11, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स, जिसको हम APB भी कह सकते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसके मुख्तलिफ प्लेलिस्ट पे विज़िट कीजिए। वहाँ पर आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश है, कंप्यूटर है, पॉलिटिकल साइंस है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर्स है, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात वगैरह, इस तरह के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के आपको MCQs मिलेंगे। और हर MCQs के तकरीबन डिस्क्रिप्शन में उसकी PDF फ़ाइल अपलोड कर दी चुकी है जो कि आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पर पासवर्ड दरकार होता है वो हमने आगे उसी वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसी वीडियो का जो पासवर्ड है वो भी आगे बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ देख लीजिएगा और पासवर्ड अपने पास सेव कर रखिएगा। 11 नंबर पे है द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर कंसेप्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और मेक डिसीजंस। एक ऐसे अप्लाई करना प्रिंसिपल्स को इस तरीके से कि जिससे हम डिसीजन ले सकें, या कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सकें, या कुछ डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए जो हम प्रिंसिपल्स को या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर देते हैं तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स, APB। नंबर 12, कंपैरिजन, जिसको हम CVB कहते हैं, द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर आइडियाज़, कंसेप्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। हम जब सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस को आइडियाज़ के माबैन, इंफॉर्मेशन के माबैन या कुछ भी चीज़ें होती है पेडागोजी में जो यूज़ होती है, क्लासरूम वगैरह में यूज़ होती है,
तो उसके दरमियान जो हम सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं कंपैरिजन। नंबर 13 क्लैरिफिकेशन, जिसको हम CLR भी कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन क्लियरर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। वो प्रोसेस जहाँ पर मुश्किल से मुश्किल इंफॉर्मेशन को या आइडिया को या इस तरह के हम कह सकते हैं कि नॉलेज को जो कि अंडरस्टैंडेबल ना हो, उसको क्लियर बना देना, उसको अंडरस्टैंडेबल बना देना, उसको आसान बना देना, उस प्रोसेस को हम क्लेरिफिकेशन कहते हैं। नंबर 14 कनेक्शन, CNX जिसे हम कहते हैं, द एबिलिटी टू लिंक डिफरेंट आइडियाज़ और कंसेप्ट्स टुगेदर टू क्रिएट अ कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग। वो एबिलिटी जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के कंसेप्ट्स को, आइडियाज़ को, जो कि मुख्तलिफ़ होते हैं, उसको एक ख़ास तरतीब से या एक ख़ास अंडरस्टैंडिंग से हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं या उसमें कनेक्शन बना देते हैं, तो उसको हम कनेक्शन कहते हैं, CNX कहते हैं। नंबर 15 डिसीजन मेकिंग, DP जिसको हम कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्राम अमंग वेरियस ऑप्शंस। मुख्तलिफ ऑप्शंस हमें दिए होते हैं या मुख्तलिफ चॉइसेस हमारे पास जो होते हैं, वो में उस तरीके से एक प्रोसेस चलाना कि उसमें हम एक डिसीजन ले सकें कि ये बेहतर है या इसकी हम इस तरह तरतीब वगैरह बना सकते हैं, इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। 16 नंबर एक्सप्लेनेशन, EX जिसे हम कहते हैं, द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ क्लियर एंड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अ टॉपिक और कंसेप्ट। किसी भी टॉपिक की, किसी भी नॉलेज की, किसी भी इंफॉर्मेशन की या कंसेप्ट की हम इस तरह क्लियर और डिटेल एक प्रोवाइड कर लेते हैं अकाउंट या इस तरह का इंफॉर्मेशन, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन, EX। नंबर 17 एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको हम ANL से रिप्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन को, द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, पैटर्न्स और इनसाइट्स। इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को एक पैटर्न्स पे या एक ख़ास तरीक़ेकार से या उसके जो माबेन जो चीज़ें होती है या इंफॉर्मेशन होती है, उसको इस तरीके से हम एग्ज़ामिन कर लेते हैं कि वो एक सिस्टमेटिक वे में हो जाती है, एक तरतीब से हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। 18 सिंथेसिस ऑफ आइडियाज़, SYN को हम कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल आइडियाज़ और कंसेप्ट्स टू फॉर्म अ कोहेसिव होल। एक एक ऐसे तरतीब से जहाँ पर हम सारे के सारे कंसेप्ट्स को या आइडियाज़ को कंबाइन कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ आइडियाज़। 19 रिकग्निशन, REC, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और एक्नॉलेज इंफॉर्मेशन व्हेन प्रेजेंटेड विद इट। हम इंफॉर्मेशन को या जो जो सारी इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है या जो भी हमारे पास पेडागॉजी में, क्लासरूम वगैरह में सामने आ जाती है, उसको हम इस तरीके से एक्नॉलेज कर देते हैं या आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिस फॉर्म में वो मौजूद हो या प्रेजेंट किए जाते हो, उस एबिलिटी को हम कहते हैं रिकग्निशन। 20 prediction, PRC, the act of making educated guesses और forecast based on available information। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई होती है, उसको हम इस तरीके से फोरकास्ट कर लेते हैं कि जितना भी पॉसिबल हो वो एक्यूरेट निकले, वो ठीक तरीके से या जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा हो या अवेल किया जा रहा हो, वो उसी तरीके से चले, मतलब कि 99% या 100% एक्यूरेसी के साथ, तो उसको हम फिर प्रेडिक्शन कहते हैं। नंबर 21 एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, EVC। EVC हम यूज़ करते हैं, द यूज़ ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और आर्गूमेंट्स। हम ऐसे डिसीजन को जिसके पीछे कोई भी लॉजिक होती है, कोई भी एविडेंस होती है या ऐसे आर्गूमेंट्स को हम सपोर्ट करते हैं, तो इस इस्तेमाल को हम एविडेंस बेस्ड रीजनिंग कहते हैं। मतलब जो भी रीजनिंग की जाती हो, जो भी डिसीजन दी जाती है, जिसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक हो, कोई ना कोई एविडेंस हो, तो उसको एविडेंस बेस्ड रीजनिंग कहते हैं। 22 evaluation of arguments, EVA, the assessment of the strength and validity of arguments or claims।
कोई आर्गुमेंट हो, कोई क्लेम हो, वो उसकी स्ट्रेंथ पे मतलब कि उसकी जितनी स्ट्रेंथ हो, जो वो अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट किए जाते हो, तो या उसकी वैलिडिटी जो होती है, उसके असेसमेंट को, उसके इवैल्यूएशन को हम इवैल्यूएशन ऑफ आर्गुमेंट्स कहते हैं। 23 क्रिएटिव आइडिया जनरेशन CCI, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग नॉवेल एंड इमेजिनेटिव आइडियाज़। एक होते हैं थ्योरेटिकल, एक होते हैं इमेजिनेटिव। जो इमेजिनेटिव आइडियाज़ हो, जो कि थ्योरी पे बेस्ड हो, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन नावल टाइप के हो, तो उसको जनरेट करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिएटिव आइडिया जनरेशन। 24 informed decision making IVC, the ability to make choices based on a thorough understanding of the relevant information। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो, उसको मुकम्मल तौर पे समझ कर उसी के बेस पे कुछ ऐसे चॉइसेस, कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। 25 जजमेंट JUD, the capacity to make sound and reasonable decisions based on critical analysis। क्रिटिकल एनालिसिस को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिटिकल एनालिसिस के बेस पे कुछ अच्छे और जो पॉजिटिव डिसीजंस होते हैं, जो कि रीज़न रखते हैं, जो कि अपने पास आर्गुमेंटेटिव क्लैरिटी रखते हैं, उसके बेस पे जो भी डिसीजंस बनते हैं, तो उस कैपेसिटी को हम कहते हैं जजमेंट। 26 को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त मिल सके। 26 वैल्यू असेसमेंट VAL, द इवैल्यूएशन ऑफ द वर्थ और सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग बेस्ड ऑन प्रीडिटरमिन्ड क्राइटेरिया। जो पहले से हमारे पास क्राइटेरिया मौजूद होती है, एक स्केल बनाया गया होता है, एक तरीक़ेकार होता है, उसके बेस पे कुछ ख़ास दिया जाता है, मतलब कि जो कुछ वर्दी हो, तो उस इवैल्यूएशन को हम वैल्यू असेसमेंट कहते हैं। 27 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ORGB इसे कहा जाता है, द अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मैनर। इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, या जो कुछ भी प्रोवाइड किया जा रहा हो, उसको एक लॉजिकल तरीके से, मतलब एक ख़ास पैटर्न से, एक सिस्टमेटिक वे से अरेंज किया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको पेश किया जाता है इस तरीके से, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ORG। 28 डिडक्टिव रीजनिंग DED, डिडक्टिव रीजनिंग में द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग कंक्लूजन्स फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स और प्रेमिसेस। जो आम यूज़ किए जाने वाले कवानीन होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं, उससे हम जो भी नतीजा अख़ज़ कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। 29 में है इंडक्टिव रीजनिंग IND, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग जनरल कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस और एविडेंस। और ये डिडक्टिव रीजनिंग के उलट ही तस्वुर किया जा सकता है कि हम जर्नल कंक्लूजन बना देते हैं, आम ख़यालात या जो आम तरीके होते हैं वो हम अख़ज़ कर लेते हैं ख़ास ऑब्ज़र्वेशन से, मतलब स्पेसिफ़िक तरीके से यूज़ किए जाने वाले तरीक़ेकार से हम आम कंक्लूजन लेते हैं, जो कि आम तरीके से भी यूज़ किए जा सकते हो, उसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। 30 ethical decision making ETH, the practice of making choices that align with moral and ethical principles। हम इस तरीके से अलाइन कर जाते हैं एथिकल प्रिंसिपल से, जो कि यूज़ किए जाने वाले हो, कोर्सेस से और पैटर्न से हट कर हो, तो उसके साथ हम अलाइन कर लेते हैं, तो इस चॉइस को हम एथिकल डिसीजन मेकिंग कहते हैं ETH। हमारे सपोर्ट के लिए आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं, ताकि आप तक हमारे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस पर वक्त मिल सके। थैंक यू।